हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 21 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 19 नवंबर 2022 की क्लास का करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों हमने इसमें एक एक पॉइंट को नोट किया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये क्लास कुमार गौरव सर के द्वारा डेली बेसिस पर करवाई जाती है और मैं उसी क्लास का यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और उसी क्लास से मैं आपका इसका रिवीजन करवाता हूँ। और ये जो क्लास है आपको 2 या 3 दिन के बाद में करवाई जाती है और ये जो क्लास है 2 या 3 दिन के बाद में करवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि हमने 2 या 3 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसमें से कितना पॉइंट हमको याद है, कितना पॉइंट नहीं याद है। बस इसी उद्देश्य से ये क्लास करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह से संबंधित। पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है? नवजात शिशु देखभाल सप्ताह से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे कि जो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह है वह कब से कब तक मनाया गया है। तो बताना है कि यह 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक मनाया गया। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो जवाब देना है कि इसकी थीम रखी गई है हर नवजात का जन्म अधिकार स्वास्थ्य सुरक्षा। 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखभाल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। थीम क्या है इसकी? हर नवजात का जन्म अधिकार स्वास्थ्य सुरक्षा। चलिए अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि न्यूमोनिया का रोग कारक कौन सा होता है, यानी कि जो न्यूमोनिया रोग है वह किसकी वजह से होता है? यह होता है जीवाणु की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम कहेंगे श्वसन तंत्र या फिर कहेंगे फेफड़े। क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र या फिर फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि काली मौत के नाम से किसे जाना जाता है? तो काली मौत कहते हैं प्लेग को। किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं और यह भी बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। इटाई रोग किसके वजह से होता है? जो इटाई रोग है यह कैडमियम के कारण होता है। आपको बताना है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है या फिर कैडमियम की कमी के कारण होता है, क्योंकि सीधे सीधे ना पूछकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो इटाई रोग है वह कैडमियम की अधिकता के कारण होता है या फिर कैडमियम की कमी के कारण होता है। जिन लोगों को इसका आंसर पता है वे लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हैंसन रोग के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है? तो जवाब देना है हैंसन रोग कहते हैं कुष्ठ रोग को। किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को, यानी कि लेप्रोसी को। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कौन से रोग को कहते हैं? रेबीज को कहते हैं। मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? ये होता है मरकरी, जिसको हम एच जी के प्रतीक से दिखाते हैं और जिसका नाम अन्य नाम क्या है? पारा। मिनी माता रोग किसकी वजह से होता? मरकरी की वजह से। यहाँ से मरकरी से संबंधित एक पॉइंट आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एकमात्र धातु ऐसी कौन सी है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती। कमरे के ताप पर पाई जाने वाली, यहाँ पर पॉइंट छूट गया है, यहाँ पर लिखना है कि जो कमरे के तापमान पर है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो बताना है कि मरकरी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 से, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया। यहाँ से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया? तब बताना है 16 नवंबर 2022 को। अगर आपसे ये पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो बताना है राजस्थान के जयपुर में। अगर ये पूछ दे कि शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो जवाब देना है अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। चौथा पॉइंट यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसमें लागत कितनी आएगी। इसकी लागत आएगी 387 करोड़ रुपए। कितना? 387 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 1 + 6 यानी कि 7। 1 का मतलब अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, तो कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसमें थे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनसे संबंधित, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को। किसे? अनुच्छेद नंबर 32 को। इस अनुच्छेद नंबर 32 में है क्या? ये जो अनुच्छेद नंबर 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट से संबंधित दूसरा प्रश्न, यह किसके किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। अगर पूछा जाए कि पूना पैक्ट कहाँ हुआ था तो बताना है पुणे की यरवदा जेल में ये पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट से संबंधित आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि ये 1932 में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था और पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो जवाब देना है कि इन्हें 1990 में सम्मानित किया गया था। इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में जातियों का अंत। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से इनकी एक बहुत फेमस पत्रिका है जिसका नाम है मूक नायक। मूक नायक पत्रिका किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 किससे संबंधित है? प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक से संबंधित। तो अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक थे ये पहले से भी थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए यह नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं कौन? तो बताना है संजय कुमार मिश्रा हैं और हाल ही में इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बात आई है प्रवर्तन निदेशालय की, जिसको कहते हैं ईडी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ईडी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित? जिसको कहते हैं फेमा। क्या कहते हैं? फेमा। आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसी को हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट। तो ये कौन से वर्ष से संबंधित है? यह 1999 से संबंधित है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कौन से वर्ष का है? तो ये 2018 का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 2008 के अधिनियम से 2009 में किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का निर्माण पूछेगा तो 2009 बताएंगे, अधिनियम पूछेगा तो 2008 बताएंगे। इसका उद्देश्य क्या है?
NIA का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। मेन इसका काम क्या है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? जवाब देना है दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं NK यानी कि नंद किशोर सिंह। बात आई है वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 280 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले CAG कौन थे? भारत के पहले CAG थे नरहरि राव, और वर्तमान समय में जो CAG हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में है राजीव कुमार। 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? CV आनंद बोस। ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है क्योंकि अभी ये इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। बात आई है यहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल के द्वारा क्षमादान शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो बताना है अनुच्छेद नंबर 161 में। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 213 में। यही चीज अगर अध्यादेश वाली राष्ट्रपति से संबंधित पूछी जाती है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? अनुच्छेद नंबर 123 में। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मनिक शाह। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है एकनाथ शिंदे। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पश्चिम बंगाल के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है PC घोष, यानी कि प्रफुल्ल चंद्र घोष। पूरा नाम भी आपको याद रखना है। PC घोष का पूरा नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र घोष। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह कब से कब तक चलाई गई थी? ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड है 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? जवाब देना है PC महालनोबिस। ये PC महालनोबिस कौन से राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विधान चंद्र रॉय पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो विधान चंद्र राय थे इनका जन्म जो है 1 जुलाई के दिन हुआ था, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि 1 जुलाई को। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? RN टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में। कौन सी साहित्य के लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। संवाद कौमुदी पत्रिका किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। और इनका संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी पत्रिका किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। पहला GI टैग किसे दिया गया था? पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। GI टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था पहला GI टैग। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि साइट्स CITES साइट्स COP19 की जो बैठक हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया है?
साइट्स COP19 की जो बैठक है इसका आयोजन 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक पनामा में किया जा रहा है। कब से कब तक? 14 नवंबर से 25 नवंबर तक पनामा में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात आई है यहाँ पर साइट्स की, तो साइट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ये जो बैठक है इसका और किस नाम से जाना जाता है? विश्व वन्यजीव सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये जो साइट्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? साइट्स की जो स्थापना है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, लेकिन इसमें भारत कब शामिल हुआ? भारत इसमें 1976 को शामिल हुआ था। स्थापना 1975 में हुई, लेकिन इसमें जो भारत शामिल हुआ 1 साल बाद, यानी कि 1976 में। साइट्स का सचिवालय कहाँ है? साइट्स का जो सचिवालय है यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो COP होते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो COP फर्स्ट हुआ था वह 1995 को बर्लिन में हुआ था। COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1995 को बर्लिन में। COP27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन मिस्र में किया जा रहा है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो विश्व वन्यजीव कोष है WWF है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, यानी कि 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि जो विश्व वन्यजीव कोष है इसका प्रतीक क्या है? तो जवाब देना है कि इसका प्रतीक है पांडा। क्या? पांडा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बात आई है यहाँ पर IUCN की, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। ये प्रोटोकॉल क्यों किया गया था? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से ये प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। और ये जो क्योटो नाम का स्थान है कौन से देश में है? ये जापान में है। कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है UNEP से संबंधित। ये जो UNEP है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा कि जो UNEP है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। UNEP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। स्थापना हुई 5 जून 1972 को, मुख्यालय है इसका केन्या की राजधानी नैरोबी में, फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशन एंड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है, इसका फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 संबंधित है शुभंकर से। आपको अगर पता हो कि अब 2024 में क्या होगा, 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, तो उन्हीं के शुभंकर से संबंधित ये पॉइंट है। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 है और जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है, इनका आयोजन तो पेरिस में किया ही जाएगा, लेकिन इनका शुभंकर क्या तय किया गया है? इनका शुभंकर जो है फ्रिजियन कैप को चुना गया। किसे? फ्रिजियन कैप को। ये फ्रिजियन कैप की बात आई है, तो फ्रिजियन कैप क्या है? ये जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति में ये आज़ादी का प्रतीक थी। ये जो कैप है फ्रांस की क्रांति में आज़ादी का प्रतीक थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे लिबर्टी कैप भी कहा जाता है। तो फ्रिजियन कैप का दूसरा नाम क्या है? लिबर्टी कैप है। बात की जाए पेरिस ओलंपिक की, जो पेरिस ओलंपिक हैं 2024 में कौन से नंबर के होंगे? 33वें नंबर के होंगे। और जो पेरिस पैरा ओलंपिक हैं ये कौन से नंबर के होंगे? 17वें नंबर के ये आयोजित किए जाएंगे।
बात की जाए ओलंपिक की तो यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक है कब हुआ था, 2020 में हुआ, जिसका शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। और इसी प्रकार से जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 हुआ उसका शुभंकर था सोमैटी। तो टोक्यो ओलंपिक जो इसके पहले अभी आयोजित किए गए अभी हाल ही में 2021 में, तो उनका भी शुभंकर आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय पूछा जाए तो बताना है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। दूसरा प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। तीसरा प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाब देना है थॉमस बाक। की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक पहली बार कब खेले गए। ये जो आधुनिक ओलंपिक है पहली बार कब खेले गए थे? 1896 में खेले गए थे। और कहाँ खेले गए थे? एथेंस में। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। और ग्रीस की राजधानी भी एथेंस ही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में रैंक की बात की जाए, जो पदक तालिका होती है उसमें रैंक की बात करें तो भारत का रैंक क्या थी? इसमें भारत का रैंक थी 48। भारत की रैंक कौन सी थी? 48। और भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2021 में। पहले स्थान पर कौन सा देश इसमें रहा? पहले स्थान पर रहा अमेरिका। कौन? अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोवलीना बोरगोहन से संबंधित। ये लोवलीना बोरगोहन कौन से खेल से संबंधित है? बताना है बॉक्सिंग से। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? तब बताना है असम से। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो लोवलीना बोरगोहन से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। इनका संबंध कौन से राज्य से है? असम से। इनका संबंध कौन से खेल से है? बॉक्सिंग से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी प्रकार से अन्य नाम दिया गया है एक रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध कौन से खेल से है? बताना है कुश्ती से है। कौन से राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। अभी हमने आपको बताया है कि जो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते गए, कितने जीते गए? 2 सिल्वर मेडल, जिसमें से 1 मेडल जीता रवि दहिया ने। किसमें? कुश्ती में। दूसरा मेडल किसने जीता? और दूसरा जो मेडल है वो टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल था। कौन सा? पहला मेडल था। वो किसके द्वारा जीता गया था? मीराबाई चानू के द्वारा। अगर आपको याद हो तो 2 सिल्वर जीते गए, 1 सिल्वर जीता गया, सिल्वर मेडल जो है रवि दहिया जी के द्वारा। और जो पहला जीता गया था किसके द्वारा जीता गया था? मीराबाई चानू के द्वारा। कौन से खेल में? वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलन में। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 क्या थे? 5 थे गोल्ड। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर चीन रहा। और भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा 24वें स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेन ड्वेन। और इसमें से पहला स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया? नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है बर्मिंघम में। और रैंक की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। और भारत की रैंक की बात करें तो भारत रहा है इसमें 4थे स्थान पर। भारत ने कुल मिलाकर इसमें से 61 मेडल जीते हैं, और जिसमें से क्या है? 22 गोल्ड हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर की बात की जाए तो शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 44वां शतरंज ओलंपियाड से संबंधित। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर था थम्बी। पहली रैंक कौन से देश ने प्राप्त की? इसमें उज्बेकिस्तान ने पहली रैंक प्राप्त की। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से संबंधित। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। शुभंकर क्या रहा इसका? शुभंकर रहा इसका शेरू। और इसमें कितने प्रकार के खेल खेले गए? 6 प्रकार के खेल इसमें खेले गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 36वें राष्ट्रीय खेल।
36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया गुजरात में। और शुभंकर इसका क्या रहा? शुभंकर इसका रहा सावज। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ भारत में और विजेता रहा इसका स्पेन और उप विजेता रहा है कोलंबिया। और शुभंकर क्या रहा है? शुभंकर रहा है ईभा। तो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो है महिलाओं वाला, इससे संबंधित आपको 4 पॉइंट याद रखने। आयोजन इसका कहाँ किया गया? भारत में। विजेता कौन रहा है? स्पेन। शुभंकर क्या था इसका? ईभा। उप विजेता कौन बना है? कोलंबिया। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? नाम है इनका लांस नायक मंजू। क्या नाम है? लांस नायक मंजू इनका नाम है। इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारतीय सेना की जो पहली महिला स्काई डाइवर बनी है उनका नाम है लांस नायक मंजू और इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। बात की जाए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जॉर्जिया मेलोनी, ये एक नाम आपको याद रखना है। ये जो जॉर्जिया मेलोनी है यह इटली की महिला प्रधानमंत्री हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स को दिया गया है। यह एक फ्रेंच राइटर हैं। लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत की वर्तमान समय में लेखा महानियंत्रक कौन है? इनका नाम है भारती दास। क्या नाम है? भारती दास। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है आशा पारेख को। और यह पुरस्कार कौन से नंबर का दिया गया है? ये पुरस्कार 52वें नंबर का पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है CSIR। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक बनी उनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं, उनका नाम है माधवीपुरी बुच। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि जो पुलित्जर अवार्ड 2022 है, कौन सा अवार्ड? पुलित्जर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है फहमीदा अजीम को। किसे दिया गया? फहमीदा अजीम को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है डॉक्टर सिंथिया को। ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। क्या नाम है? एलिजाबेथ बोर्न। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड एक्सेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? एक्सेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये भारत को दिया गया है। किसके लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए। यह अवार्ड कौन से देश के द्वारा दिया गया है? यह अवार्ड थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। यहाँ से आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। फैमिली प्लानिंग अवार्ड यानी कि एक्सेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? भारत को। कौन से देश के द्वारा? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां से बात की जाए तो T/2 अवार्ड किसे दिया गया है? T/2 अवार्ड दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 31वां व्यास सम्मान दिया गया है असगर वजाहत को। असगर वजाहत को इनके कौन से नाटक के लिए दिया गया है? महाबली नाटक के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर से संबंधित। फुटबॉलर ऑफ द ईयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषों में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो जवाब देना है सुनील छेत्री को। और महिलाओं में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुना गया है मनीषा कल्याण को। और ये भारत के लिए हैं, भारत के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये चुने गए हैं। भारत के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुषों में पूछे जाएंगे सुनील छेत्री, महिलाओं में पूछे जाएंगे तो मनीषा कल्याण। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एंजेला मर्केल को। रामानुजम अवार्ड 2022 किसे दिया गया? रामानुजम अवार्ड दिया गया है नीना गुप्ता को। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मैथ्स के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिया गया है यूएनएसडीजी चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी को। किसे? सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया।
चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने पशुओं के टीकों की जो आपूर्ति की है, किससे की है? ड्रोन से की है। और ये जो टीके हैं, टीके का नाम क्या है? ओवैक टीका। टीके का क्या नाम है? ओवैक टीका इसका नाम है। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? हैदराबाद की भारतीय रोग प्रतिरोधक लिमिटेड के द्वारा यह टीका बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें यहाँ से, तो आपको यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित 6 से 7 पॉइंट याद रखने। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा पूछेगा तो भी बताना है अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा पूछेगा तो भी बताना है अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पोलो एयरपोर्ट पूछेगा तो भी बताना है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क पूछेगा तो भी बताना है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी शहर जिसका नाम है किविथू, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? चेचक का जो टीका है यह एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 संबंधित है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 से। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण इसका आयोजित हुआ है। और इसका आयोजन किया गया है मेघालय के शिलोंग में। कहाँ किया, कब किया गया? 16 नवंबर 2022 को। बात की जाए इसमें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा मणिपुर, इसने कुल 240 पदक जीते। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? असम। और ये जो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 हैं, दूसरा संस्करण तो हमने आपको बता दिया मेघालय के शिलोंग में हुआ। इसका तीसरा संस्करण पूछा जा सकता है कहाँ होगा, तो ये होगा नागालैंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो पहला पॉइंट दिया गया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है? ये होता है शिलोंग में। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है? अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह से रोज़ वीडियोज़ को चाहते हैं जो कि आपको 6 बजे रोज़ करवाई जाती है, अगर आप इन क्लासेस को रोज़ देखना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना है, जिससे कि मैं जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस चैनल की सभी वीडियोज को देख सकें। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।